जय हिंद। यार जूम ओपन हो रहा था। चलो ठीक है। सो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। और आई गेस मैंने ये लास्ट वाली स्लाइड आपको शेयर नहीं की थी यार, बिकॉज वो डिलीट हो गई थी। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग से स्क्रीनशॉट्स ले लेना। ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी वाला जो आपका टॉपिक था, ये मैं आपको लास्ट ईयर वाली पीडीएफ भेज दूंगा। चलो ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी वाला टॉपिक की वो पीडीएफ एक्चुअली डिलीट हो गई है, जिसमें मैंने लिखा हुआ था। ठीक है भाई। चलो अभी हम लोग पढ़ेंगे आज का टॉपिक। दोस्तों हमारा क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट हमारे क्या होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ हमारा इन्फ्लेशन क्या है। राइट। अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, साथ में इन्फ्लेशन हमारा क्या होता है, ये एक चीज सीखेंगे। इसके अलावा फिर लास्ट में हम यहाँ पर सीखेंगे आज की क्लास में कि हमारे गरीबी बेसिकली क्या होती है। ठीक है, पॉवर्टी। तो पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, ये होगा आज का टॉपिक दोस्तों हमारा। उसके बाद ऑफकैड के बाद एक क्लास और लगेगी इकोनॉमिक्स की। उसके बाद फिर हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे। ठीक है। और क्योंकि ऑफकैड के बाद हमारे पास इवनिंग का पूरा स्लॉट खाली रहेगा, तो कोई दिक्कत पंगा होने वाला नहीं है। ठीक है। चलो ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों कार्यवाही आज की। सो पहले हम पढ़ने वाले हैं अनएम्प्लॉयमेंट हमारे कितने प्रकार के होते हैं या क्या होते हैं। ठीक है। और यहीं पर आप देखो, इन्फ्लेशन अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद इन्फ्लेशन क्या होता था, आपका महंगाई होता था। व्हाट वाज हमारा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आज हम पढ़ेंगे वैसे, बट उस दिन आपने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी हुई थी। राइट। उसकी रिकॉर्डिंग प्लीज देख लेना, बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे इकोनॉमिक्स का पूरे। ठीक है। सो मॉनेटरी पॉलिसी में दोस्तों मैंने आपको सिखाया था कि एक हमारी होती है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी आपकी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी, और एक हमारी होती है कॉन्ट्रैक्टरी। या आप जब कॉन्ट्रैक्ट करते हो मनी की सप्लाई को, मनी के सप्लाई को मार्केट में, बाजार में कॉन्ट्रैक्ट कैसे करोगे उसके अलग मेथड है, एक्सपैंड कैसे करोगे उसके अलग मेथड। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब ये होता है कि आपका एम होता है कि लोग बैंक में और पैसा रखें, बैंक में लोग क्या करें, डिपॉजिट करें। ये मैं रिवाइज कर रहा हूं, ठीक है, पढ़ा चुका हूं आपको मैं। और एक्सपेंशनरी में क्या होता है, आपका एम होता है कि कैसे जनता के हाथ में पैसा और जाए, जनता के हाथ में आपका और पैसा जाए। जब जनता के हाथ में और पैसा जाता है, तो फिर महंगाई बढ़ती है या फिर बेरोजगारी जो है वो कम होती है। तो वाइसे वर्सा रिलेशन है। ठीक है, ध्यान रखना। एक चीज ध्यान रखना, जितना ज्यादा आपका इन्फ्लेशन होगा, जितना ज्यादा इन्फ्लेशन होगा उतनी ही कम होगी बेरोजगारी। ठीक है। जितना ज्यादा इन्फ्लेशन, बेरोजगारी दोस्तों हमारी उतनी ही कम रहने वाली है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और जितना कम होगा इन्फ्लेशन, राइट, इन्फ्लेशन कम होने का मतलब क्या होता है पता है। इन्फ्लेशन कम होने का मतलब भाई मार्केट में सुस्ती है, मतलब मार्केट हमारा सही से चल नहीं रहा है। ठीक है, लोग खरीदारी नहीं कर रहे हैं, है ना, लोग खरीदारी कम कर रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर क्या होगा, आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है हमारी, अनएम्प्लॉयमेंट आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्त, अनएम्प्लॉयमेंट यहां पर बढ़ जाएगी, ऊपर आपकी घट जाएगी। तो ये चीज था हमारा, ये पूरा था अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक जो हमने जवानों सीखा हुआ था। ठीक है। चलो अब हम आते हैं आपके, हमारे टॉपिक है हमारा आज का क्या, इसको भी हम बाद में यूज करेंगे। टॉपिक है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर अ पर्सन हु इज एबल टू, अ पर्सन सॉरी हु इज एबल एंड विलिंग टू वर्क बट फेल्स टू फाइंड अ जॉब। मतलब कोई ऐसा बंदा उस एज ब्रैकेट में होते हैं जहां पर उनका मन है काम करने का, वो काम कर सकते हैं, बट उनको कोई नौकरी नहीं मिल रही होती। ठीक है, उनको कोई नौकरी आपकी नहीं मिल रही होती। इसी फिनोमेना को, इसी चीज को हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक। ओके। देन वी हैव वर्किंग एज पॉपुलेशन। अगर आप देखोगे तो हमारी 15 से लेकर 64 साल की जो उम्र वाले लोग हैं दोस्तों, इनको हम कैटेगराइज करते हैं वर्किंग एज पॉपुलेशन। ओके, दीज आर हमारे वर्किंग एज पॉपुलेशन। इसके अलावा एक आपका होता है लेबर फोर्स। लेबर फोर्स में आपके हमारे जो 15 से लेकर 59 ईयर के लोग होते हैं, बिकॉज अगर आपने देखा हो तो मैक्सिमम रिटायरमेंट की उम्र आपकी 60 साल की होती है। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारी होती है लेबर फोर्स। तो लेबर फोर्स में कौन आते हैं, लेबर फोर्स में हमारी वो जनसंख्या आती है जो 15 साल से लेकर 59 ईयर्स तक की होती है। और यहीं पर आप रिकॉल कर सकते हो कि 14 ईयर से कम वालों को हमने, ऑल्दो मैं पढ़ाऊंगा पॉलिटी में, बट 14 ईयर से कम वालों को हमने प्रोहिबिट कर रखा है। आर्टिकल 23 में आपका ये मेंशन है, 23 24 में, सॉरी 24 में आपका मेंशन मिलता है कि जो बच्चे होंगे आपके 23 13 सॉरी 14 ईयर्स से छोटे, उनको आप हैजार्डस फैक्ट्रीज में काम करने नहीं दोगे। ठीक है। चलो अब दोस्तों हमारे कितने प्रकार के होते हैं बेरोजगारी, जरा हम उस पे आते हैं।
चलो, पहला है आपका साइक्लिक बेरोजगारी, दूसरा है स्ट्रक्चरल बेरोजगारी, तीसरा है फ्रिक्शनल बेरोजगारी, और चौथा है आपका डिस्गाइज्ड बेरोजगारी। तो भाई आपके हमारे बेरोजगारियों के भी आपके अलग अलग टाइप होते हैं, टाइप ऑफ हमारे अनएम्प्लॉयमेंट जो होते हैं, राइट, उनको जरा हम यहां पर समझने वाले हैं। तो बेरोजगारी का मतलब खाली ये नहीं होता कि आपने पढ़ाई नहीं किया हुआ है, राइट, या आपको नौकरी नहीं मिली हुई। इवन एक तरह की बेरोजगारी दोस्तों हमारी ये भी होती है, एक प्रकार की आपकी बेरोजगारी ये भी होगी दोस्तों, एक प्रकार की आपकी ये भी बेरोजगारी होती है कि आपके उस फील्ड में बहुत लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं। ओके, आपके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जो उस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हैं। तो अगर सोचो 2 लोगों का काम है और आप मिलकर कर रहे हो 50 लोग, तो भाई सबके खाते में कितना कम कम पैसा आएगा। तो ये भी एक प्रकार की होती है हमारी बेरोजगारी। बहुत ध्यान से कहानी के फॉर्म में आपको याद रहेगा, यहां से सवाल डायरेक्ट मिलेगा दोस्तों अपने परीक्षा में। पहला आपसे बोला गया है साइक्लिक बेरोजगारी। देखो साइक्लिक बेरोजगारी आपकी मूड स्विंग की तरह होती है। जैसे आपको मूड स्विंग्स होते हैं, मूड स्विंग्स में क्या होता है, कभी हम ये चाहिए हमको, कभी वो चाहिए, कभी ये करेंगे कभी वो करेंगे, है ना। जब इकोनॉमी आपकी सैड होती है, कंपनीज कट ऑफ करती हैं, ले ऑफ सुना होगा आपने, अभी कुछ दिन पहले की न्यूज है ना, बहुत सारी कंपनी ने ले ऑफ किया था, आईटी में खासकर। तो यार जब ऐसा कुछ आपका हो रहा होगा, ठीक है, मतलब जब कंपनी का दिमाग खराब होगा तो आपको निकाल दिया जाएगा, और जब इकोनॉमी सही चल रही होगी आपको वापस ले जाएगा, राइट। तो साइक्लिक बेरोजगारी जस्ट लाइक योर क्रश, जिसका जब मन होता है वो रिप्लाई करती है, जब मन होता है रिप्लाई नहीं करती। तो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है दोस्तों, एक आपका बिजनेस साइकिल फॉलो होता है कि जब डिमांड होती है मार्केट में तो आपको लोग हायर कर लेते हैं, लेकिन जब कोई क्राइसिस आता है, कोई इकोनॉमी में दिक्कत आती है, तो आपको तुरंत निकाल भी देते हैं, ले ऑफ वगैरह जो हमारे होते हैं। तो ये आता है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें मूड स्विंग चल रहा होता है। अगर इकोनॉमी अच्छी कर रही है तो आपको नौकरी रहेगी, इकोनॉमी थोड़ा सा खराब किया, वो फील्ड थोड़ा सा खराब किया, आपकी नौकरी चली जाएगी। दिस वाज हमारा साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। दूसरे पे आते हैं, दूसरा हमारा है दूसरा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में आपका क्या होता है कि आपके हमारे ओल्ड स्कूल अंकल होते हैं, ठीक है, ओल्ड स्कूल अंकल। अब जो आपके ओल्ड स्कूल वाले अंकल हैं, ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो, मतलब दुनिया बदल जाती है लेकिन लोग नहीं बदलते, है ना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वही ओल्ड स्कूल मेथड यूज कर रहे होते हैं। तो एक हमारे ओल्ड स्कूल अंकल थे, वो टाइपिस्ट थे, उनको टाइप करना बड़ा पसंद था। लेकिन ओल्ड स्कूल अंकल को रियलाइज नहीं हुआ कि यार अब तो टाइपिस्ट की जरूरत है नहीं, अब तो हर चीज ऑटोमेटेड हो चुकी है ना, या तो अब कीबोर्ड आपके आ चुके हैं, राइट, अब वो पुरानी टाइपिंग मशीन की नीड है नहीं। ओके, तो समझ रहे हो स्ट्रक्चरल में क्या हो रहा है, स्ट्रक्चरल में यार ये हो रहा है कि नौकरी तो मिल रही है ना, जॉब हमारी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन उस जॉब को लेने के लिए आपकी स्किल मैच नहीं कर रही। तो इस टाइप ऑफ बेरोजगारी में क्या होता है, स्किल का अनमैच होता है, समझे, स्किल में अनमैच दोस्तों हमारा होता है। ओके, तो इस टाइप की बेरोजगारी में ऐसा होगा कि स्किल मिल नहीं रही होगी, जो काम की हमें नीड है वो काम करने वाले लोग हमको नहीं मिल रहे हैं यहाँ पर, या उस स्किल वाले लोग नहीं मिल रहे। ओके, तो जो आपकी मार्केट में जॉब्स अवेलेबल हैं उस काम को करने वाले लोग सही से नहीं मिल रहे। जैसे आजकल देखो एआई का जमाना है ना, तो एआई की नॉलेज वाले लोग भारत में स्पेशली बहुत कम है ना। तो ऐसी बेरोजगारी को कि यार देखो एआई में जॉब तो बहुत सारी है, लेकिन भारत में क्योंकि जानकार बहुत कम है, बीए बीएससी वाले बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ पे, है ना। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हम इसको बोलेंगे। देन आपका तीसरा आता है दोस्तों फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, ये आपका हमारा वो ब्रेकअप वाला फेज होता है, जब आप नौकरी क्विट करते हो और मान लो आप बोर हो गए, या आपको सीडीएस की तैयारी करनी थी, एफकैट की तैयारी करनी थी, उस टाइम आपने नौकरी छोड़ दी और आप चाहते हैं अब मैं कुछ और करूं, अब मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूं। तो जब आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्विच करते हो, जो आपका मूव ऑन वाला फेज होता है, वही होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब जब आप एक कंपनी छोड़कर कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हो, या एक फील्ड को छोड़कर दूसरी फील्ड में जाते हो, तो बीच के टाइम पर 1 महीने 2 महीने जो आप बेरोजगार रहते हो, उस बेरोजगारी को कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इट refers टू टाइम लैग बिटवीन जॉब्स व्हेन एन इंडिविजुअल्स इज सर्चिंग फॉर अ न्यू जॉब। ठीक, देन आता है आपका डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी इजी, कि 5 लोगों का काम था उसमें 50 लोग आकर काम कर रहे हैं,
तो सोचो जब बाकी के 45 लोग हैं वो वैल्यू ऐड कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं, और काम खराब ही करेंगे। और हमने तो 5 लोगों के हिसाब से सैलरी डिसाइड कर रखी है ना। चलो हो सकता है आप कोई काम कर रहे हो, उसमें 5,000 आपको सैलरी मिलेगी 5 लोगों को उस काम को करने के लिए। अब अगर उस काम को करने के लिए 50 लोग आ जाते हैं तो भाई कितना पैसा आपका बढ़ जाएगा, है ना। तो ये भी एक प्रकार की बेरोजगारी होती है, जहां पर जितनी नीड है, नीड से ज्यादा लोग जब एम्प्लॉयड होते हैं, इसको कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा हमारा खेती का सेक्टर। भारत में जो खेती का सेक्टर है दोस्तों, एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है, ओके, वहां पर जितने लोगों की नीड नहीं है, या जितना कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में आपका खेती, उससे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं आपके यहाँ पर। दिस इज कॉल्ड हमारा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद सीजनल, नाम से समझ रहे हो, कुछ आपके ऐसे हमारे नौकरियां होती हैं जो सीजन पर डिपेंड करती हैं। कि भाई आप मान लो आप बनाते हो दिए, तो वो दिवाली में ही बिकेंगे ना। आप मान लो रंग बनाते हो, तो वो होली में ही बिकेंगे ना। या मान लो आप गेहूं काटते हो, तो गेहूं का सीजन जब आएगा तभी आपको जॉब मिलेगा ना। तो ऐसी बीमारियों को हम कहते हैं सीजनल। राइट। उसके बाद नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट भैया जी, जो आपके ओपन देखा होगा आपने कि सड़क किनारे और खड़े होते हैं, है ना, लेबर चौक होते हैं आपके शहरों में, वहां से लोग उठा के लेके जाते हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब कुछ ऐसे आपके हमारे कि भाई एसएससी के फॉर्म पीएचडी वाले ही भर रहे हैं। जिन्होंने पीएचडी की डिग्री ले रखी है वो लोग भी एसएससी का फॉर्म भर रहे हैं, है ना। तो ये आपका हो गया अंडर एम्प्लॉयमेंट कि भाई यार क्लर्क के एग्जाम में पीएचडी वाले लोग बैठ रहे हैं हमारे। क्रोनिक का मतलब होता है जो शॉर्ट टाइम के लिए होता है हमारा, सॉरी अरे जो आपके लॉन्ग टाइम के लिए होता है आपका। ओके, इट कुड बी ड्यू टू आपकी एजुकेशन अच्छी नहीं हुई, आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, इट कुड बी एनी रीजन। तो मेन आपका ये चारों सा सवाल बनता है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, फिर आप बताना क्या आसान लगा क्या। दोस्तों पहले ध्यान रखना डिसगाइज्ड, डिसगाइज से सीधे याद रखना कि यार जितने लोगों की नीड है उससे ज्यादा लोग अगर किसी सेक्टर में एम्प्लॉयड होते हैं तो ये भी एक प्रकार की बेरोजगारी होती है, बिकॉज उनको वेजेस उस हिसाब से फिर नहीं मिल पाएगा। ठीक है। और ये हमारा दोस्तों होता है स्पेशली एग्रीकल्चर के सेक्टर में। देन वी हैव फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें होता है आपका हमारा कि जब आपने ब्रेकअप के बाद जब आप मूव ऑन कर रहे होते हो उस टाइम का फेज, यानी आपने एक नौकरी छोड़ी, अब उस नौकरी को छोड़ने के बाद जब आप दूसरी नौकरी को ज्वाइन करोगे, बीच में जब आप बेरोजगार रहते हो उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल। देन आता है स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल का मतलब ये हुआ कि आपको यार जो स्किल चाहिए किसी पर्टिकुलर नौकरी के लिए, वो स्किल आप में मिसिंग है। ठीक है, वो स्किल आप में नहीं है। ये हमारा होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। एंड देन हमारा आता है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट दोस्तों, जिसमें क्या होता है, जिसमें भैया जी आपकी जब इकोनॉमी अच्छी चल रही है तो आपके पास नौकरी है, वरना आपका ले ऑफ, कंपनी कभी भी आपको निकाल सकती है। उस टाइम पर अगर आप बेरोजगार हो जाएंगे उसको हम बोलेंगे साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। तो क्या जवानों, सारी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़िया से क्लियर हो गई? जय हिंद, गुड आफ्टरनून। विथ एग्जाम्पल। हम्म, बढ़िया। जियो सोल्यूशन भेज तो दिया है मैंने ग्रुप में, नहीं भेजा क्या? चलो ठीक है, भेज, अगर नहीं भेजा हो तो भेज दूंगा। दोस्तों ये था आपका हमारा। अच्छा इसके ऊपर एक, रुको मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, इसके ऊपर इसमें लगा नहीं है। क्वेश्चन जो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन आई विल शेयर, ठीक है, नो इश्यूज। चलो एक बार पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो भाइयों आपका खत्म हो गया हमारा अनएम्प्लॉयमेंट, खत्म, ठीक है। अब हम आते हैं इन्फ्लेशन पर कि यार क्या होता है इन्फ्लेशन। अब ये देखो आपने उसमें पढ़ा हुआ था, ठीक है। हमें बस यहाँ पर मेन फोकस करना है कि इन्फ्लेशन को हम मेजर कैसे करते हैं, कौन कौन से आपके वो हमारे यूनिट्स हैं जिससे हम करते हैं मेजर। हमें बस यहाँ पर वो देखना होता है, ठीक है। तो बहुत मजा आएगा आपको सारे टर्म सीखने में, बहुत ध्यान सुनना। देखो भाई, तो पहली बात तो जो हमारा इन्फ्लेशन होता है, राइट, इन्फ्लेशन का बड़ा सिंपल सा मतलब है, इन्फ्लेशन कब होता है। कोई पूछे इन्फ्लेशन अकर कब होता है, सो इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन देयर इज अ मिसमैच, when there is a mismatch between demand and supply। भाइयों, जब डिमांड और सप्लाई के बीच में कुछ मिसमैच होता है, कि डिमांड बहुत है लेकिन सप्लाई नहीं हो रही है, या सप्लाई बहुत है कोई खरीद नहीं रहा है,
तो दोनों ही केस में आपकी प्राइसेस जो है वो ऊपर नीचे होती हैं और इन्फ्लेशन ऑकर होता है। मुझे उम्मीद है कि हर किसी बंदे को जो यहां पर बैठा है उसने मनी वाला टॉपिक पढ़ा होगा मुझसे, और साथ में मॉनेटरी पॉलिसी सरकार कैसे लेकर आती है वो आपने पढ़ा होगा। आरबीआई हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कैसा लेकर आती है वो चीज आपने देखी होंगी, ठीक है। उसमें आपके हमारे क्या क्या एसएलआर क्या है, सीआरआर क्या है आपका, वो सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक। चलो, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हमारे इन्फ्लेशन बेसिकली हमारा क्या है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन का बड़ा सिंपल सा पॉइंट था कि इन्फ्लेशन में पहली बात तो इन्फ्लेशन का आउटकम क्या होगा। तो इन्फ्लेशन का देखो पॉजिटिव आउटकम भी होता है कुछ, और नेगेटिव भी होगा, ठीक है। पॉजिटिव यही होगा कि यार जब इन्फ्लेशन आपका ज्यादा होगा तो आपकी हमारी ग्रोथ ज्यादा होगी, ठीक है। चीजों के प्राइसेस बढ़ेंगे, ठीक। चीजों के प्राइसेस बढ़ेंगे, लेकिन जो करेंसी की परचेजिंग पावर है, ये ध्यान रखना, जो करेंसी की परचेजिंग पावर है, परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी, ये आपका घट जाएगा, ठीक है। सो ग्रोथ होगी, प्राइसेस बढ़ेंगे, लेकिन करेंसी की परचेजिंग पावर घट जाएगी। अब ऐसा क्यों भैया? ये एक सिमिलर न्यूमेरिकल हमने किया था मनी वाले टॉपिक में, अगर आपको याद हो जमानो तो, जहां मैंने आपको बताया था कि जो वैल्यू ऑफ मनी है वो अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो कम हो जाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे? अब फर्ज करो कि मेरे पास आज 500 रुपए हैं। हो सकता है 500 रुपए में मैं अपना खाना खा रहा हूं, मैं 500 रुपए में कर लेता हूं डिनर, ठीक है। ओके। अब क्या हुआ कि प्राइसेस बढ़ गए, मेरे पास 500 रुपए था तो मैं 500 रुपए में खाना खा लेता था, लेकिन अब डिनर की थाली आने लगी 2000 की, मतलब महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया। जब इन्फ्लेशन बढ़ गया तो क्या अब मुझे 500 रुपए में क्या डिनर मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा ना। 500 रुपए में आपको उतनी वैल्यू नहीं मिलने वाली ना अब। तो जो मनी की परचेजिंग पावर है वो घट जाएगी, यहां पर वही लिखा है, ओके। कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है दोस्तों, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ग्रोथ होगी, नो डाउट, प्राइसेस बढ़ेंगे, लेकिन जो सेम पैसे से जो आप पहले खरीद सकते थे, राइट, वो चीज दोस्तों आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। ये चीज प्लीज ध्यान रखना। ओके चलो, एक और चीज, एक सवाल आता है एग्जाम में हमारे लिए रेट निकालने को, कि इन्फ्लेशन का रेट हम कैसे निकालते हैं। तो ध्यान रखना, रेट ऑफ इन्फ्लेशन हम निकालते हैं प्रीवियस ईयर के रिस्पेक्ट में। सो रेट ऑफ इन्फ्लेशन हमेशा आप निकालोगे विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर, ठीक है। प्रीवियस ईयर के रिस्पेक्ट में आप ये निकालते हो। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा? रेट ऑफ इन्फ्लेशन का फॉर्मूला आपका होता है प्राइसेस ऑफ करंट ईयर, या प्राइस ऑफ करंट ईयर। मैं करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। प्राइस ऑफ करंट ईयर माइनस प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर, डिवाइड बाई प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हो, जैसे आप परसेंटेज निकालते हो वही तो है, इनटू 100, ठीक, सिंपल। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, और ये एक न्यूमेरिकल आपके पेपर में मिला है, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो आपको बोला गया कि 2023 में हमारा रेट ऑफ इन्फ्लेशन था, मे बी हो सकता है 100%, और 24 में है आपका 120%। अब कोई आपसे पूछ ले, जरा बताओ कि आपका हमारा इन्फ्लेशन का रेट कितना है, ये कितना इंक्रीज हुआ, कितना रेट है। तो आपका 20 इंक्रीज हुआ है, और 20 100 के रिस्पेक्ट में कितना होता है? 20% होता है। तो 20% है आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन। मान लो कोई चीज पहले 100 रुपए की आती थी, अब 120 की आने लगी, तो आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितना हो गया? 20 हो गया, सिंपल। इस बात को ध्यान रखें। तो इन्फ्लेशन का बड़ा बेसिक सा मतलब ये होता है कि जनरल इंक्रीज ऑफ प्राइस, ओके, आपके प्राइसेस का इंक्रीमेंट हो जाना। और हमारी इकोनॉमी में प्राइसेस बढ़ने का मतलब ये होता है कि लोग खरीद सकते हैं उसको। अगर आप आज के दिन रेंज रोवर 10 करोड़ की मिलती है, उसका बड़ा रीजन ये है कि रेंज रोवर की जितनी डिमांड है, ठीक है,
या उसको लोग फुलफिल कर पा रहे हैं। ठीक है, लोग खरीद पा रहे हैं, लोग 10 करोड़ अफोर्ड कर सकते हैं कार के लिए, इसीलिए रेंज रोवर 10 करोड़ की है। ओके, ध्यान रखना। आइए, अब हमारे इन्फ्लेशन के दोस्तों आपके होते हैं टाइप, बहुत ध्यान से देखना। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, जो हमारा इन्फ्लेशन होता है उसके टाइप्स भी होते हैं दोस्तों। पहला टाइप है आपका, उसको बोलते हैं क्रीपिंग, ये टर्म पूछता है एग्जाम में। ठीक है, क्रीपिंग। देन है हमारा वॉकिंग। देन वी हैव रनिंग। और एक होता है हाइपर इन्फ्लेशन। तो ये हमारे इन्फ्लेशन के दोस्तों टाइप है। ओके, अब क्रीपिंग में क्या होता है? क्रीपिंग इन्फ्लेशन तब होता है जब आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ROI, इसको बोलते हैं रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, जब आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन अप टू 3% होता है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन है हमारा दोस्तों 3% के आसपास, यानी दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो रेट है इन्फ्लेशन का वो 3% के आसपास महंगाई आपकी बढ़ रही हर साल, इसको बोलते हैं क्रीपिंग। वॉकिंग, अब देखो नाम से आप समझ गए होंगे कि भाई थोड़ा अगर इंक्रीमेंट हो रहा होगा तो क्रीपिंग, और ज्यादा होगा तो वॉकिंग, और होगा तो रनिंग, और बहुत ही खतरनाक तरीके से महंगाई बढ़ रही है तो उसको बोलेंगे हाइपर इन्फ्लेशन। तो वॉकिंग में आपका होता है अप्रोक्सीमेटली 4% से 10%, आजकल यही है आपका नॉर्मल। अगर आप देखोगे इन्फ्लेशन का रेट 6 से 7% के आसपास है, तो वॉकिंग इन्फ्लेशन हमारा हो गया। तीसरा वी हैव रनिंग इन्फ्लेशन, जब आपका 11 से, जब डबल डिजिट में आपके होंगे हमारे इन्फ्लेशन 11 से 20% के आसपास, ये हमारा हो गया रनिंग। देन हाइपर इन्फ्लेशन भैया वो होता है कि एकदम चीजों के दाम दुगने हो गए, 50% से लेकर 100% तक, दिस इज कॉल्ड हमारा हाइपर इन्फ्लेशन। ओके, तो ये हमारे इन्फ्लेशन के टाइप थे, क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग, हाइपर इन्फ्लेशन। क्रीपिंग जहां पर रेट ऑफ इन्फ्लेशन 3% उससे कम है, वॉकिंग 4 से 10, रनिंग 11 से 20, और हाइपर इन्फ्लेशन और ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा आपका कि प्राइस ही डबल हो गई है ना। चीनी आपकी मिलती थी 25 रुपए किलो, अब मिलने लगी 50 रुपए किलो, राइट। इसको बोलेंगे हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक, चलो। अच्छा, कुछ टर्म हमारे और होते हैं इन्फ्लेशन के अलावा, लोग उसमें कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आज उसको क्लियर कर दूं आपके लिए। इमेजिन करो दोस्तों 6 साल के दौरान की जर्नी में यहां लिख रहा हूं, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 और 2023। चलो, मान लिया 2018 में कोई सामान था जिसका दाम था 100 रुपए, 19 में वो हो गया 107 रुपए, 20 में वो आपका हो गया 114 रुपए, 21 में आपका हो गया 110 रुपए, 23 में हो गया 112 अगेन, और 23 में आपका हो गया 120। ठीक है, तो ये हमारे मान लिया कोई सामान है जिसका रेट इस तरीके से आपका बढ़ा हुआ है कुछ सालों में। ओके, तो यहां पर देखो इन्फ्लेशन किस में हो रहा है, राइट। अब अगर आप ध्यान से देखो दोस्तों, तो 100 से 107, इसका मतलब हुआ कि आपका जो रेट था वो 7% से बढ़ा है। 107 से 114, ये आपका बढ़ा है लगभग, 1 मिनट, 7/107, यूज कर लेते हैं कैलकुलेटर, ये आपका लगभग बढ़ा है 6.54%। ठीक, उसके बाद आपका घट गया है, कितना घटा है? 4/114, -3.5%। ठीक, उसके बाद फिर से 110 से 112 हुआ है, कितना प्लस हुआ है आपका? +1.8। ठीक है, और फिर 112 से 120 पहुंच गया, अब कितना प्लस हुआ है?
8/112 कितना, अभी रुको परेशान मत हो, एग्जाम में तुम्हारे नहीं आएगा तुमको मैं समझा रहा हूँ बस, ठीक है। ये आपका 6.67% बढ़ा है। अब दोस्तों ध्यान से देखो, ठीक है, क्या डिफरेंस होता है इन्फ्लेशन में, डिफ्लेशन में, डिस इन्फ्लेशन में, रिफ्लेशन में। ये टर्म्स मैं आपको यहां पर सिखाने वाला हूं, ठीक है। आपने अगर ध्यान से नोटिस किया यहां पर, तो दोस्तों आपका 100 से 107 पहुंच गया, तो ऑब्वियसली ये हमारा इन्फ्लेशन था, है ना। दिस इज हमारा इन्फ्लेशन, कि भैया प्राइसेस आपके बढ़ गए। इसको हम लोग बोलेंगे इन्फ्लेशन, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आप ध्यान से देखो दोस्तों, तो आपके लास्ट ईयर 7% ग्रोथ हुई है, और इस ईयर आपकी ग्रोथ कम हो गई है। पॉजिटिव ग्रोथ है, ग्रोथ हो रही है, लेकिन लास्ट ईयर से या लास्ट फाइनेंशियल ईयर से कम हो चुकी है। इसी चीज को हम बोलते हैं डिस इन्फ्लेशन। दिस फिनोमेना इज नोन एज डिस इन्फ्लेशन। मैं एक एग्जांपल दूंगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, डेफिनेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो डिस इन्फ्लेशन का मतलब यह है कि इन्फ्लेशन तो हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन रेट जो है वो कम हो गया, थोड़ा सा रिडक्शन इन रेट। आपके रेट जो है दोस्तों थोड़े कम हो गए। अब यहां देखो, पॉजिटिव रेट से नेगेटिव आ गया, मतलब यहां पर इन्फ्लेशन नहीं हो रहा है, इसको बोलेंगे डिफ्लेशन। मतलब कि भैया जी प्राइसेस घट गए, दिस इज कॉल्ड डिफ्लेशन, ठीक। अब जब एक बार नेगेटिव चले गए प्राइसेस, उसके बाद फिर से पॉजिटिव आता है, इसको बोलते हैं रिफ्लेशन, ठीक। और फिर उसके बाद पॉजिटिव से और ग्रो हुआ, इसको बोलेंगे इन्फ्लेशन। आप समझ गए होंगे। तो भाई इन्फ्लेशन ये होता है कि आपकी ग्रोथ बढ़ रही हो, है ना। पहले 5% थी, तो 7 हो गई, 8 हो गई, इसको बोलेंगे इन्फ्लेशन। मान लो आपका महंगाई बढ़ तो रही है, लेकिन ग्रोथ रेट कम हो गया, पहले साल 7% था, फिर 6% हो गया, या 5% हो गया, इसको बोलेंगे हम लोग डिस इन्फ्लेशन। उसके बाद दोस्तों मान लो आपकी हमारी महंगाई बढ़ने की बजाय घटने लगी, नेगेटिव हो गया आपका इन्फ्लेशन का रेट। जब नेगेटिव हो जाएगा, इसको बोलेंगे क्या, डिफ्लेशन। और नेगेटिव से एक बार फिर से पॉजिटिव में आ गया, इसको बोलेंगे रिफ्लेशन। और उसके बाद फर्दर इंक्रीज होता जाएगा, तो उसको बोलेंगे इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये सारी दोस्तों चीजें हैं आपकी। तो रिफ्लेशन क्या होता है कि आपका इंक्रीज इन प्राइस आफ्टर डिफ्लेशन। हमेशा रिफ्लेशन डिफ्लेशन के बाद आता है। और डिफ्लेशन क्या होता है कि आपकी हमारी नेगेटिव इन्फ्लेशन, मतलब कि महंगाई बढ़ने की बजाय कम हो जाए, उसको बोलेंगे डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई बढ़ना। सो इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, रिफ्लेशन, सारी चीजें क्लियर है दोस्तों। बढ़िया से, बहुत आराम से पढ़ो, ठीक है। इसमें क्या रिपीट करूं यार, तुम सुनते सुनते नहीं हो क्या भाई। रिपीट, मजा आ गया बिल्कुल। रिफ्लेशन बता दूं भैया, उमरत जी, रिफ्लेशन में मेरे भाई ये होता है कि आपका नेगेटिव जब ग्रोथ रेट होता है ना, मतलब प्राइस लेवल का इंक्रीमेंट हो आफ्टर डिफ्लेशन। एक बार जब डिफ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन का मतलब क्या था, नेगेटिव ग्रोथ रेट, सॉरी नेगेटिव इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई घट गई। तो महंगाई घटने के बाद जब दोबारा फिर बढ़ना शुरू करती है, उसी को बोलते हैं रिफ्लेशन। रीवर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए ना। रिवर में आप पढ़ते हो ना, कॉन्सिक्वेंट रिवर, रेसिक्वेंट रिवर, है ना, री री। चलो, तो ये मैंने आपको कुछ टर्म सिखाए हमारे क्या होते हैं। इन्फ्लेशन का रेट आप कैसे निकालते हो वो आपने सीखा, ठीक है। इन्फ्लेशन के हमारे टाइप्स क्या होते हैं वो आपने सीखा। इन्फ्लेशन होता क्या है वो आप ऑलरेडी जान चुके हो। इन्फ्लेशन को सरकार कंट्रोल कैसे करती है वो भी आप जानते हो, कि सरकार करती है फिस्कल पॉलिसी लाकर, जिसमें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में बजट वगैरह। कि बजट के हमारे दो पार्ट होते हैं, कैपिटल हिस्सा अलग होता है, राइट, एक्सपेंडिचर का हिस्सा अलग होता है, वो हम पढ़ेंगे अलग से क्लास में, ठीक है। और दूसरा आपने ये सीखा आज की मॉनेटरी पॉलिसी से भी आपके इन्फ्लेशन हमारे कंट्रोल होते हैं। जहां पर क्वालिटेटिव मेथड्स क्या थे, क्वांटिटेटिव मेथड्स क्या थे, ओपन मार्केट ऑपरेशंस आपको याद होगा, है ना, रेपो रेट याद होगा, बैंक रेट याद होगा, रिवर्स रेपो रेट याद होगा, ये सारी चीजें आपको याद होंगी बढ़िया से। चलो, अब यहां पर देख लो, वही लिखा है जो मैंने आपको समझाया। एक बेस इफेक्ट होता है भाई, कि एक पर्टिकुलर impact or effect that selecting a different reference point for comparison between two data points can have on the comparison's outcome, right। तो इसका मतलब ये है, जो मैंने आपको जीडीपी में सिखाया था, है ना, कि सरकार एक बेस ईयर मानती है।
अब सोचो, है भाई, अगर सोचो बेस ईयर पर आप निकालो, तो सरकार बिल्कुल कोशिश करेगी ना, जिस साल भैया महंगाई है ना बहुत ज्यादा थी, उस साल के रिस्पेक्ट में आप निकालो, तो हमेशा उसके रिस्पेक्ट में कम आएगा आपका इन्फ्लेशन का रेट, है ना। तो ये तो बड़ा नंबर में खेल होता है कि यार सरकारें क्या करती है ना, सरकारें बेस ईयर उस साल को मान लेती है जिस साल प्राइसेस बहुत ज्यादा रहे होंगे, तो उसके रिस्पेक्ट में आपको फिर न्यूज में देखने को मिलेगा कि यार इस साल नेगेटिव इन्फ्लेशन रहा है, और जनता खुश। लेकिन जनता को पता नहीं है कि सरकार उस बेस ईयर के रिस्पेक्ट में बता रही है जिस जिस ईयर सबसे ज्यादा महंगाई थी, उससे ज्यादा उसको क्रॉस कर ही नहीं पाएगी महंगाई, तो हमेशा नेगेटिव ही रहेगी, ठीक है। तो ये आपका बेस ईयर है, बेस इफेक्ट हमारा होता है, ठीक है। आ जाओ। अब हमारे इन्फ्लेशन दोस्तों दो प्रकार के भी हो सकते हैं, एक और, एक होता है डिमांड साइड पर कोई दिक्कत हो, जिसको हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ध्यान सुनना, डिमांड पुल इन्फ्लेशन जवानों इसको हम बोलते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। और दूसरा हमारा होता है सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन, सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन, ठीक है। अब बहुत ऑब्वियस है, मतलब आपको बस ये सोचना है कि यार महंगाई अगर बढ़ रही होगी, राइट, तो उसका रीजन क्या होगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, पीवाईक्यूज भी दिखाऊंगा, 2025 में दो सवाल आए थे आपके इन्फ्लेशन के ऊपर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हमारा और सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन ये हमारे क्या होते हैं। सो डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है कि मान लो भाई, राइट, आपका प्रोडक्शन कम हुआ है, किसी चीज की पैदावार अगर कम होगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी ना भाई, है ना। सोचो अगर अभी मान लो आपका गेहूं या कोई भी फसल अगर अच्छे से नहीं हुई है ना, एल नीनो हमारा आ गया, जिसकी वजह से बारिश नहीं हो पाई, तो हमारी फसल अच्छे से नहीं हो पाई। जब फसल अच्छे से नहीं हो पाई तो फिर पैदावार अच्छी नहीं होगी, जब पैदावार अच्छी नहीं होगी तो जो मार्केट में डिमांड है लोगों की, क्योंकि भैया देखो, प्याज तो हर कोई खाएगा खाने में, है ना, टमाटर तो ऑलमोस्ट हर कोई खाता है, आटा गेहूं दाल चावल तो हर कोई खाता है, राइट। तो मे बी आप उतनी सप्लाई नहीं कर पा रहे हो जितनी हमें नीड है, तो प्रोडक्शन दोस्तों कम हो जाएगा। ओके, डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन प्रोडक्शन कम है, तो ये न्योता देता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक। यहां आपके हमारे जो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं वो भी इंपैक्ट करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से हमारे, जैसे आपका हो गया मान लो कहीं पर युद्ध हो गया, अब भाई यूक्रेन रशिया वॉर हो गया, वहां पर जो भी अनाज वगैरह जो भी खाने पीने की चीजें रुक गई होंगी, है ना, महंगी हो गई होंगी ना, तो वो महंगाई क्यों आई है, ड्यू टू वॉर। या हमारे यहाँ ऑयल महंगा क्यों हुआ, राइट, समझ रहे हो आप कि भाई हम खरीद नहीं पा रहे हैं, या जो भी है, मतलब कहने का मतलब डिमांड बेसिकली आपकी ज्यादा हो लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रही ड्यू टू एनी इशू, ठीक। तो एक तो आपका हो गया एल नीनो, दूसरा हमारा हो गया वॉर, तो वॉर हो गया हमारा, एल नीनो हो गया, ठीक है। तीसरा दोस्तों एक हमारा होता है कार्टलाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा अलग अलग कार्टल्स होते हैं, राइट। जैसे आपको पता है ना ओपेक कंट्रीज हमारी कौन सी हैं, ओपेक कंट्री का मतलब क्या होता है, जो आपकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती हैं, तो ये कुछ गिनी चुनी कंट्रीज है ना, तो इनका एक ग्रुप बन रखा है कि भैया जी जो भी ऑयल लेगा हमसे ही लेगा, समझे। जैसे आप कभी देखो रिक्शा वाले ऐसे झुंड बना के बैठे रहते हैं, है ना, रिक्शा वाले आपके, एक मिनट गाइस वेट करना, हेलो, हेलो, हाँ, अभी तो क्लास में, अभी तो क्लास में ही, हाँ, 1 घंटा लगेगा। हम्म, आप देख लें, वीडियो भेज देंगे हमको, ठीक, ओके। तो भाई कभी देखा है आप, रिक्शे वाले हो गए, ई रिक्शा वाले हो गए, टेम्पो वाले हो गए, वो ना ऐसे इकट्ठा होते हैं कि भैया आप किसका नंबर है, आप किसका नंबर है, तो वो लोग रेट डिसाइड करते हैं, हर एक चीज करते हैं ना, मोनोपोली होती है उनकी, राइट। तो सिमिलरली दोस्तों हम मार्केट में पढ़ेंगे दोस्तों, लास्ट में आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं जो मिसलीनियस होते हैं, जो आपके आएंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अभी जितनी चीजें आप पढ़ रहे हो सब माइक्रो है, ठीक है। माइक्रो में आप पढ़ोगे कि भैया जी मार्केट कितनी प्रकार की होती है, बाजार, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यहां से एक सवाल आता है आपका, ठीक है। सो कार्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कि आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, इकट्ठा करके रख लेते हैं कोई सामान जानबूझकर, और ये क्राइम होता है, पता है आपको। मान लो आपने चीनी खरीदा, और चीनी को आपने खरीदा 35 रुपए किलो, और आपने उसको इकट्ठा करके रख लिया। अब जब इकट्ठा कर लिया सब लोगों ने, तो क्या हुआ, तो भैया जी मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो
तो फिर आप उसका दाम महंगा कर दोगे, राइट। तो कार्टलाइजेशन ओपेक कंट्रीज आपकी ही करती हैं। तो कार्टलाइजेशन हो गया आपका हमारा, और इसी का पार्ट है होर्डिंग करना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो होर्डिंग और कार्टलाइजेशन ये आपके हमारे डिमांड पुल इन्फ्लेशन होते हैं। अब हम आते हैं सप्लाई शॉक पे। बट एक मिनट, ये सप्लाई की में आएगा ना यार? उल्टा लिख दिया क्या मैंने? क्या मैंने उल्टा लिख दिया क्या? एक सेकंड यार, रुक जाओ। ठीक है, ठीक। तो ये आपके दोस्तों हमारे हो गए सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ? कि आप सप्लाई नहीं कर पा रहे हो, प्रोडक्शन कम हो गया, वॉर हो गई, एल नीनो आ गया, है ना, लोगों ने इकट्ठा करके रख लिया, राइट। तो इन सभी रीजन की वजह से आप सप्लाई नहीं कर पाए, उसकी वजह से आपका रेट बढ़ गया, ठीक है। दूसरा दोस्तों हमारा होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इसमें क्या होता है? तो इसमें दोस्तों डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है आपका, कि मान लो यहां पर लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, जिसको हम बोलते हैं चीप मॉनेटरी पॉलिसी। कि देश में चीप मॉनेटरी पॉलिसी है, मतलब लोगों के हाथ में पैसा बहुत ज्यादा है, मतलब मनी की सप्लाई बहुत ज्यादा है। सो हायर मनी सप्लाई, जब मनी की सप्लाई बहुत ज्यादा होगी तो क्या होता है? तो चीजों के दाम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, ठीक, राइट। लोग यहां पर पैसा छिपा के रखने लगते हैं अपन, ठीक है। लोग टैक्स कम देते हैं, है ना, लोग खर्च बहुत करते हैं, लग्जरी सामान में बहुत खर्च करते हैं। तो डिमांड पुल इज बेसिकली कि जब भैया जी आपके हमारे डिमांड बहुत ज्यादा हो, बिकॉज देखो अब मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए अगर होगा, भाई, अगर मेरे अकाउंट में केवल 1 लाख रुपए होगा तो क्या मेरे मन में ख्याल आएगा कि मैं एक आईफोन खरीद लूं, है ना? तो मेरे मन में ख्याल कभी नहीं आएगा ना कि मैं आईफोन खरीद लूं, अनलेस कि आप खुद नहीं कमाते, है ना, आपके पापा और मम्मी कमाते हैं, तब आप जिद करके ले लोगे। लेकिन अगर आप खुद कमा रहे होंगे ना, तो आपको पता होगा कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं तो 1 लाख रुपए में यार मैं आईफोन खरीद के बस चलाने लगूं तो उससे घर नहीं चलेगा ना, है ना। लेकिन अगर आपके हाथ में बहुत पैसा होगा, राइट, 1 करोड़ होगा, 2 करोड़ होगा, तो आईफोन तो बहुत छोटी चीज है फिर तो, है ना। फिर तो ऐसे 10 आईफोन ऐसे बांट दोगे आप, राइट। हाँ, जब बांटना ना, तो प्लीज एक मेरे पास भी भेज देना, ठीक है। तो ये है आपकी डिमांड बहुत ज्यादा है, कि भाई मेरे पास पैसा इतना है ना कि जो मन है ले लो, जितना चाहिए ले लो, जितना चाहिए ले लो। अच्छा मैं तुम्हें दे दूं, मेरे पास 1 करोड़ रुपए होता ना, तो मैं पक्का तुम सबको देता यार, ट्रस्ट में, सही में। अगर मेरे पास 1 करोड़ होता तो पूजा मैम को लैपटॉप मिला कि नहीं? लैपटॉप पूजा मैम को नहीं मिलेगा यार, लैपटॉप टीम के लिए आता है, उसमें से एक पूजा मैम को मिल जाएगा, ठीक है। किसी इंडिविजुअल को लैपटॉप नहीं मिलता, ठीक है, कंपनी का लैपटॉप होता है जो कि मिल जाएगा उन्हें बहुत जल्दी। ओके। एक कह रहा है, आप कह रहे हो एक नहीं है, सही कह रहे हो, एक नहीं दो है। इतना मारूंगा ना, इतना मार दूंगा, दो है, ठीक है। चलो आ जाओ। ओके। तो भाई ये आपके दो तरह के ना इन्फ्लेशन हमारे हैं जो बढ़ते रहते हैं, सप्लाई शॉक और डिमांड पुल हमारे इन्फ्लेशन, ठीक है। चलो अब जो सवाल आपके परीक्षा में आएगा वो ये आएगा कि इन्फ्लेशन को जवानो हम मेजर कैसे करते हैं, राइट। हाउ डू वी मेजर इन्फ्लेशन, ये आपके पेपर में जवानों आएगा सवाल, ठीक है। पॉवर्टी हम पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे, रिलैक्स करो। तो इन्फ्लेशन दोस्तों जो को हम मेजर करने के लिए दो इंडेक्स का यूज करते हैं, बहुत ध्यान से देखना। पहला इंडेक्स मैं आपको यहां बता रहा हूं, ये सब जो मैंने आपको समझाया वही है दोस्तों। पहला इंडेक्स हम यूज करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, बहुत ध्यान सुनना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्जाम में आता है। तो इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको हम बोलते हैं सीपीआई डेटा हमारा, ठीक है, सीपीआई डेटा। बिल्कुल भैया, क्या हम जैसे रिवीजन क्लास किया फिजिकल ज्योग्राफी का, ऐसे इकोनॉमिक्स का भी करेंगे? बिल्कुल करेंगे दोस्त मेरे, आ जाओ। इकोनॉमिक्स का भी टेस्ट होगा, इकोनॉमिक्स की भी हम रिवीजन करेंगे, रिलैक्स। सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दोस्तों हमारा जो होता है ये करता क्या है, पहली बात इसके बारे में समझ लो। ये आपका मेजर करता है, ठीक है,
इट मेजर्स द एवरेज चेंज इन प्राइसेस ऑफ अ फिक्स्ड बास्केट। यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बास्केट फिक्स्ड होती है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड बाय लोग या हाउस होल्ड। कुछ समझ नहीं आया होगा, है ना दोस्तों। मैं आपको यहां पर ये सिखाने जा रहा हूं कि हमारे वो कौन कौन से इंडाइसेस हैं, कौन कौन से मेथड हैं जिसके तहत हम लोग मेजर करते हैं इन्फ्लेशन। तो दोस्तों एक मेथड होता है कि लोग कंज्यूम क्या कर रहे हैं, है ना, कंजम्पशन के लेवल पर। करेक्ट। कंजम्पशन के लेवल पर दोस्तों हम चेक कर सकते हैं भाई। एक हमारा हो गया कंजम्पशन के लेवल पर, ओके, कि लोग कंज्यूम कितना कर रहे हैं। ठीक है। तो यहां पर हम कुछ फिक्स्ड प्रोडक्ट्स को ही हम चेक कर सकते हैं। इसलिए यहां पर लिखा होता है, सीपीआई की डेफिनेशन लिखी होती है कि यहां पर बास्केट फिक्स्ड होता है। बास्केट फिक्स्ड होने का मतलब क्या होता है कि कुछ सिलेक्टेड चीजों के बेसिस पर ही हम बताते हैं कि इन्फ्लेशन कितना है। ठीक। अच्छा, कौन पब्लिश करता है, हु पब्लिशेस सीपीआई? तो लिख लेना प्लीज, इसको इसको पब्लिश करता है, इट इज पब्लिश्ड बाई एनएसओ। एनएसओ का मतलब होता है नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिसर। ठीक है। सो हमारा एनएसओ है दोस्तों, जो कि आपका हमारा इसको करता है मेजर। ठीक है। और ऑलमोस्ट हर मंथ ही आपका पब्लिश होता है। ठीक है। ओके, आ जाओ। अब नॉर्मली वैसे बेस ईयर हम लोग 2012 को लेते हैं, ऑल द वे चेंज होने की बात चल रही है। बस अभी के लिए हमने बेस ईयर 2012 ही माना हुआ है। ठीक, रिवीजन वैसे होने वाला है बहुत जल्दी। ठीक है, आइए। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, भारत में दोस्तों हमारे 4 प्रकार के सीपीआई। भारत में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे, अगर किसी को लग रहा है कि भैया कुछ समझ नहीं आया इसमें, रिलैक्स, बहुत एकदम काम रहो, अभी मैं समझा दूंगा। हमारे दोस्तों सीपीआई होंगे 4 प्रकार के। एक होगा कि आप गांव के लेवल पर मेजर करोगे, सीपीआई रूरल, कि गांव में लोग क्या कंज्यूम कर रहे हैं। दूसरा होगा सीपीआई अर्बन। तीसरा होगा कंबाइंड, सीपीआई दोनों अर्बन प्लस रूरल। और चौथा होगा दोस्तों हमारा सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, या आपके हमारे एग्रीकल्चरल लेबर्स। ठीक है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग आपके हमारे वैल्यूज आते हैं आपके सीपीआई के। ठीक। अब ध्यान सुनना, सीपीआई दोस्तों क्या है? सीपीआई इज जस्ट अ डेटा जो कि वो कलेक्ट करता है कंज्यूमर से, कि लोग क्या खरीद कर क्या खा रहे हैं, वहां से वो महंगाई को मेजर करता है। इसके बारे में खास बात यह है कि ये कुछ सेलेक्टेड आइटम्स या गुड्स के बारे में ही बात करता है। तो इसके पास एक बास्केट फिक्स्ड होती है। इसको रिलीज करता है एनएसओ हमारा। ठीक। अब कोई पूछे आपसे कि सीपीआई में किसका वेटेज ज्यादा है, किसका वेटेज कम है, अगेन 56 बार सवाल आ चुका है, तो मैं आपके लिए यहां पर लिख दे रहा हूं। कहां पे लिखूं? यहां लिख रहा हूं। तो सीपीआई में दोस्तों, सीपीआई का वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सीपीआई में किस चीज को हम देते हैं वेटेज। तो सबसे ज्यादा वेटेज होता है सीपीआई में फूड एंड बेवरेजेस। फूड एंड बेवरेजेस को हम देते हैं मैक्सिमम 46% वेटेज। ठीक है। सेकंड नंबर पर आपका आता है फिर बाकी मिसलेनियस, जिसको हम देते हैं 28.3% वेटेज। थर्ड नंबर पर आपका आता है हाउसिंग, जिसको हम देते हैं अप्रोक्सीमेटली 10% वेटेज। फोर्थ नंबर पर आता है आपका फ्यूल, जिसको हम देते हैं अप्रोक्सीमेटली 6.8% वेटेज। फिफ्थ नंबर पर आपका आता है हमारा क्लॉथिंग, जिसको हम देते हैं अप्रोक्सीमेटली 6.5% वेटेज। ठीक। अब एग्जाम में ना ये पूछता है कि जरा बताओ सीपीआई में सबसे ज्यादा वेटेज किस चीज को मिलता है। तो आपके फूड एंड बेवरेजेस जो आप कंज्यूम करते हो दोस्तों, फूड और बेवरेजेस, इनको दोस्तों हम देते हैं मैक्सिमम वेटेज आपके सीपीआई में। ठीक है जी, खत्म। तो ये था आपका दोस्तों सीपीआई हमारा, राइट। ये है आपका जवानों हमारा सीपीआई। हाउसिंग वाला वैसे नॉर्मली हम अर्बन वाले में ही खाली निकालते हैं,
ठीक है, लेकिन बस ध्यान रखना कि फूड का बिगेस्ट वेट होता है आपका, राइट, क्योंकि नॉर्मली भारत में मेन कंजम्पशन खाने में ही तो होता है लोगों को, है ना, हर एक चीज खाने से ही आपकी जुड़ी हुई, राइट। तो मतलब ऐसे समझ लो कि सीपीआई एक थाली है, रेस्टोरेंट में थाली कितने की पड़ती है, उसमें दाल का प्राइस अलग होगा, राइस का अलग होगा, चपाती का अलग होगा, है ना, ऐसे ही यही आपका होता है, ठीक। और डब्ल्यूपीआई हमारा एक होता है विच इज होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो अगर सीपीआई थाली है तो डब्ल्यूपीआई हमारी मंडी है, जहां पर सामान मिलता है, होलसेल पर मिलता है, ठीक। तो सीपीआई हमारा होता है दोस्तों कि आप कंजम्पशन के लेवल पर जाकर मेजर करते हो महंगाई, और डब्ल्यूपीआई आपका होता है कि जहां होलसेल प्राइस, जो बेचते हैं ना आपके दुकानदार, होलसेलर बेचते हैं ना, तो इसको बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। एक हमारा होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसको हम कहते हैं डब्ल्यूपीआई। इसका वेटेज कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना, इसमें मैक्सिमम वेटेज होता है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का। जो हमारे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं उनका वेटेज इसमें होगा लगभग 64.9%। नंबर 2 पर होगा दोस्तों यहां पर आपके प्राइमरी आर्टिकल्स, प्राइमरी आर्टिकल्स, क्योंकि होलसेल है तो ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग पर मेन फोकस रहेगा ना, तो यहां पर मैक्सिमम वेटेज हम देते हैं मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को। सेकंड नंबर पर है आपका प्राइमरी आर्टिकल जिसमें 20.12%, एंड थर्ड नंबर पर हमारा है फ्यूल एंड पावर, फ्यूल एंड पावर हमारा विच इज ऑलमोस्ट 15%, 14.9% के आसपास। ये दोस्तों हमारा वेटेज है होलसेल प्राइस इंडेक्स का। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स दोस्तों आप प्रोड्यूसर के लेवल पर कंप्यूट करते हो, प्रोड्यूसर के लेवल पर आप इसको निकालते हो, काउंट करते हो, ठीक है। लेकिन सीपीआई में क्या था दोस्तों, सीपीआई आप करते हो रिटेल लेवल पर, कंजम्पशन के लेवल पर, और आपके अलग अलग सीपीआई होते हैं जिससे आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाओ। गांव के लिए अलग सीपीआई, शहरों के लिए अलग, इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए अलग, एक कंबाइंड आपका अलग, ठीक है। बस, तो कृपया इस चीज को ध्यान रखना। और ये वेटेज के ऊपर सवाल भैया 3600 बार आ चुका है, तो कृपया करके दोनों का वेटेज ध्यान रखना कि सीपीआई का वेटेज कितना है, डब्ल्यूपीआई का कितना है। आ जाओ, अब यहां पर अगर आप देखोगे तो वही लिखा हुआ है, नॉट इंपॉर्टेंट। होलसेल इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देख लो। क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग, हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन। अब जो मैंने आपको ऊपर वैल्यू लिखकर समझाया था ना, देखो वही है। डिफ्लेशन में क्या होता है कि आपका हमारा फॉल आ जाता है प्राइस के लेवल में, मतलब महंगाई कम हो जाती है। डिसइन्फ्लेशन का मतलब कि इन्फ्लेशन का रेट कम हो जाता है, रिडक्शन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, कि पहले अगर 7% से आपका इन्फ्लेशन हो रहा था तो अब शायद 4% से ही हो रहा है, तो घट गया, भले इन्फ्लेशन हो रहा है लेकिन रेट कम हो गया, इसको बोलेंगे डिसइन्फ्लेशन। देन होता है रिफ्लेशन, जहां पर एक बार रेट कम हो गए लेकिन दोबारा से जब रेट बढ़ना शुरू करते हैं उसको बोलते हैं रिफ्लेशन। आ जाओ, अब दोस्तों जरा हम आते हैं आपके एक बहुत ये इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर भी सवाल पहले भी आया है, इस साल भी आया था, ये मैंने आपको पिछली बार भी पढ़ाया था, और यहां से दोस्तों आपका सवाल आया था। हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन में क्या डिफरेंस होता है, राइट। जरा हम इसको समझते हैं, व्हाट इज कोर इन्फ्लेशन एंड हेडलाइन इन्फ्लेशन, बहुत ध्यान सुनना, बस डेफिनेशन है आपकी। तो मेरे भाई हेडलाइन इन्फ्लेशन में आपके ऑलमोस्ट सारे आइटम आते हैं, ठीक। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है कि आप यहां पर सारे आइटम्स को इंक्लूड करते हो निकालने के लिए इन्फ्लेशन। सो दिस इन्फ्लेशन इंक्लूड्स ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन सीपीआई, जिसमें फूड भी होगा, फ्यूल भी होगा, क्लॉथिंग भी होगा, मतलब इट विल हैव फ्यूल ऑल्सो। इसमें फ्यूल भी आप काउंट करोगे, इसमें क्लॉथिंग भी आप काउंट करोगे, कितने कपड़ा खरीदा, इसमें हाउसिंग भी आप काउंट करोगे, है ना, इसमें आप फूड भी काउंट करोगे, ठीक। मतलब हर एक चीज हेडलाइन इन्फ्लेशन में आप काउंट करोगे, और इसके कम आपके हमारे नेचर कैसा होगा, बहुत हाईली वोलेटाइल आपका होगा। लेकिन ये भी है कि ये एक्चुअल कॉस्ट दिखाएगा। हेडलाइन इन्फ्लेशन हमारा क्या करता है ना, एक्चुअल कॉस्ट दिखाएगा कि भैया रहने खाने में इतना खर्चा करते हैं, एक घर में इतना खर्चा होता है, क्योंकि यहां पर हर एक चीज आप क्या कर रहे हो दोस्तों, काउंट कर रहे हो। लेकिन जो कोर इन्फ्लेशन होता है, कोर इन्फ्लेशन में आप फूड और फ्यूल को काउंट नहीं करते हो, ध्यान रखना। तो कोर इन्फ्लेशन में दोस्तों क्या होता है कि आपके ऐसा सीपीआई इन्फ्लेशन होता है जिसमें आप एक्सक्लूड कर देते हो, यू दोस्तों आपके, यू एक्सक्लूड, आप क्या एक्सक्लूड करोगे दोस्तों, आप एक्सक्लूड कर देते हो फूड को
और फ्यूल को। ठीक, ये ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि फूड और फ्यूल ही तो है जहां पर ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा खाने पीने की चीजों में। तो ये ज्यादा स्टेबल होता है ये वैल्यू आपकी, राइट। और इसी वैल्यू को आरबीआई यूज करती है मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह डिसाइड करने में। लेकिन ऑब्वियसली रियल पिक्चर आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन शो करता है। अब मैं रिपीट कर रहा हूं, कुछ लोग को ना यहां से कुछ समझ नहीं आया होगा कि भैया ये क्या पढ़ा दिया। रिलैक्स भाइयों मेरे, ध्यान सुनना, बस मेरी बस 2 मिनट बात सुन लो फिर बताना कैसा लगा। इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति या महंगाई। ठीक, इन्फ्लेशन को आरबीआई कैसे कंट्रोल करती है हम पढ़ चुके हैं मॉनेटरी पॉलिसी। आज मैं आपको ये सिखा रहा हूं इन्फ्लेशन के बारे में होता क्या है। हमने पढ़ा 2 तरीके से इन्फ्लेशन हो सकता है, डिमांड साइड से या सप्लाई साइड से। बढ़िया से क्लियर। इन्फ्लेशन के टाइप हमने देखा। अब मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि इन्फ्लेशन को हम मेजर कैसे करते हैं। उसके लिए हमारा एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंज्यूमर के लेवल पर करते हैं जब आप कंज्यूम कर रहे होते हो। होलसेल प्रोड्यूसर के लेवल पर हम लोग करते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपके 4 इंडिकेटर हमारे होते हैं, अलग अलग, गांव में अलग, शहर में अलग, है ना, इंडस्ट्री में अलग, और एक कंबाइन आप वैल्यू निकालते हो। इसका बेस ईयर 2012 था। एनएसओ ऑफिस है वो दोनों को रिलीज करती है। यहां तक क्लियर था। अब मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि जो आप ये सीपीआई निकालते हो दोस्तों, राइट, इसमें 2 प्रकार के आपके हमारे होते हैं ये इन्फ्लेशन। एक होता है कोर इन्फ्लेशन, एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन में आप हर एक चीज, खाने पीने पहनने से लेकर हर एक चीज का हिसाब रखते हो इस इन्फ्लेशन को निकालने के लिए। लेकिन कोर इन्फ्लेशन में दोस्तों आप कोर चीजों पर फोकस करते हो, आप फूड और फ्यूल को निकाल देते हो। तो कोर इन्फ्लेशन का पार्ट फूड और फ्यूल आपके नहीं होते। ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखने के लिए होता है और ये शॉर्ट टर्म के लिए आपका होता है, राइट। अब बताइए, डेफिनेशन के साथ साथ हर एक चीज बढ़िया से क्लियर है, तो मैं आपको दिखाऊं पीवाईक्यू केवल इतने पर है। और साथ में सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के दोस्तों वो वैल्यूज याद रखना कि किसमें नंबर 1 पर कौन, सेकंड पर कौन। हम्म, डिस्कोर्स मार्कर का आंसर ही चाहिए ना, ठीक है मैं भेज दूंगा। एफकैट हो जाए, ठीक है, एफकैट हो जाए फिर मैं भेज दूंगा। नोंगा मेथन जी, ठीक है मैं भेज दूंगा। सर हम लोग गरीब पॉपुलेशन में आएंगे का मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन पॉपुलेशन होती है, गरीब का मतलब क्या है? आ जाओ। अच्छा, यहां पर ना 2 टर्म मैं आपको और सिखाऊंगा। एक होता है स्क्यूफ्लेशन और एक होता है श्रिंकफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन क्या होता है? द प्राइसेस ऑफ सिंगल सिंगल कमोडिटी राइज वाइल द ओवरऑल प्राइस लेवल रिमेन्स स्टेबल, राइट। भैया ये समझ नहीं आया है ना कि यार स्क्यूफ्लेशन का हमारा भैया और बेटर एग्जांपल दो। ध्यान से देखो, आई एम श्योर आप सब लोगों ने देखा होगा। अ, जैसे आप ध्यान दो, कैसे बताऊं। हम्म, मतलब जैसे मान लो एक सिंगल कमोडिटी का प्राइस राइज कर रहा है लेकिन ओवरऑल प्राइस लेवल कम है। मतलब कि जैसे मान लो इकोनॉमी में खाली प्याज का दाम बढ़ रहा है ना। इकोनॉमी में देखो नॉर्मली क्या होता है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? महंगाई। और महंगाई का मतलब क्या हुआ? हर एक चीज महंगी आपकी हो रही है ना। आटा दाल चावल से लेकर हर एक चीज महंगी हो रही है। लेकिन मेरे भाई स्क्यूफ्लेशन आपका ये होता है कि आपकी इकोनॉमी में कुछ गुड्स होते हैं जो महंगे हो जाते हैं। आटा दाल चावल, राइट, कोई आपका गुड है जो महंगा हो गया, लेकिन बाकी गुड्स पर उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। हो सकता है आपका प्याज महंगा हो गया, लेकिन प्याज के महंगे होने से आलू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसी हम कंडीशन को क्या बोलते हैं? स्क्यूफ्लेशन। तो स्क्यूफ्लेशन का मतलब ऐसे याद रखना, स्क्यूड इन्फ्लेशन मतलब टेढ़ा मेढ़ा इन्फ्लेशन हमारा, कि भाई सब चीज का दाम नहीं बढ़ रहा है, बस कुछ स्पेसिफिक चीजों का दाम बढ़ रहा है। अच्छा, दूसरा हमारा है दोस्तों श्रिंकफ्लेशन, राइट। आपने देखा है पहले पार्ले जी में आता था 8 बिस्किट। 5 रुपए के पार्ले जी में आपको मिलता था पहले 8 बिस्किट। अब शायद 5 ही बिस्किट मिलता है। देखा होगा आपने, है ना। अब 5 रुपए के पार्ले जी में 5 ही बिस्किट मिलता है। तो कंपनी क्या करती है ना, कंपनी यार ये करने लगती है कि यार अभी अगर मैं दाम बढ़ाऊंगी, कंपनी सोचती है कि मान लो अभी मैं अगर अपने इस पार्ले जी का दाम बढ़ाकर 10 रुपए कर दूं तो लोगों को दिख जाएगा, लोग खरीदना बंद कर देंगे। तो कंपनीज क्या करती हैं कि यार इंस्टेड की वो प्राइस को बढ़ाएं, वो प्रोडक्ट को कम कर देती हैं, कि जो आपको 8 बिस्किट मिल रहा था अब 4 ही मिलेगा, 5 ही मिलेगा, है ना। तो हो तो उनका फायदा ही रहा है ना।
इसको बोलते हैं श्रिंकफ्लेशन, कि भैया जी आपने गुड्स का साइज छोटा कर दिया, है ना। पहले आपकी हमारी क्या थी, उसका नाम क्या था, एक पेप्सी वेप्सी आती थी बड़े कैन में, है ना, अब छोटी हो गई देखो, राइट। तो ये सब हमारे श्रिंकफ्लेशन के दोस्तों आपके एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। आइए, अभी आपका डब्ल्यूपीआई और सीपीआई देख लो आप दोस्तों, यहाँ पर बेस ईयर इनके क्या है, कौन रिलीज करता है, ये आप पहले ही पढ़ चुके हो। जीडीपी डिफलेटर हमारा क्या होता है, हम इसको पढ़कर आ रहे हैं, राइट। यहाँ पर आपके फिक्स्ड बास्केट होते हैं, राइट, ये देख लेना प्लीज सुनो। आइए, अब ये पढ़ लेना एक बार। जीडीपी डिफ्लेक्टर डज नॉट कैप्चर द इंपोर्टेड इन्फ्लेशन वाइल सीपीआई कैप्चर्स इट। डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई आपके हमारे मंथली बेसिस पर आते हैं, लेकिन जीडीपी डिफ्लेक्टर साल आपका साल में एक बार आता है, ठीक है। फूड हैज हायर वेटेज इन सीपीआई एज कंपेयर टू डब्ल्यूपीआई, राइट। ये ऊपर मैंने आपको लिखा था वो ध्यान रखना, यहां से सवाल आया हुआ है। फ्यूल हैज हायर वेटेज इन डब्ल्यूपीआई एज कंपेयर टू, ये खत्म। जीडीपी डिफ्लेक्टर आपका होता है मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव तरीका इन्फ्लेशन नापने का, तीनों में से, ये भी सही है। अब ये देख लो, कौन किसको कौन पब्लिश करता है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है, आ जाओ। अभी वही जो मैंने आपको समझाया, राइट, वही है आपका। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर ध्यान रखना, कि जब आपके हमारे इन्फ्लेशन बढ़ता है, राइट, उससे एक और इम्पैक्ट हमारा ये होता है कि जो आपके उसकी वैल्यू है, ठीक है, एक करेंसी आपका अगर मान लो करेंसी दोस्तों आपकी डिप्रिशिएट हो रही है, इसको याद रखना। अगर दोस्तों आपकी करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है ना, तो आपके हमारे मतलब अगर सोचो करेंसी की वैल्यू कम हो जाए, है ना, तो लोग क्या करेंगे, लोग आपके यहां पर ज्यादा सामान बेचेंगे ना, राइट, ज्यादा सामान बेचेंगे ना। चलो इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, चलो इसको मैं आपको आगे बढ़ाऊं, आगे आएगा ये नेक्स्ट टॉपिक में। तो आरबीआई हमारी लेकर आती है मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट लेकर आती है फिस्कल पॉलिसी, ठीक। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है ये आप पढ़ चुके हैं, ये सब होता है। फिस्कल पॉलिसी में ये हम पढ़ेंगे बजट में, टैक्सेस वगैरह आपके खर्च वगैरह हमारे, और कुछ आपके एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी होते हैं, कि पुलिस और राज्यों की सरकारें क्या करती हैं, कुछ लोग धरपकड़ करती हैं कि भाई कोई होर्डिंग तो नहीं कर रहा है ना, कोई करप्शन तो नहीं है पीडीएस सिस्टम में, हमारे जो राशन वाशन बंटता है वहां तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो ये तीन तरीके से देश में हमारे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है, ये वाला मेथड हमने पढ़ लिया है अच्छे से, राइट। इसमें बस फिस्कल पॉलिसी में ये होता है कि सरकार अलग अलग रूल बनाती है, बस। अभी कुछ हमारे टर्म है, रिसेशन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, और कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। ये कोर इन्फ्लेशन आपने पढ़ लिया। रिसेशन ये होता है कि आपका ऐसी सिचुएशन जहां पर नेगेटिव ग्रोथ रेट हो रही हो, जीडीपी हमारा नेगेटिव में चला गया हो, उसको बोलेंगे रिसेशन। डिप्रेशन क्या होता है कि आपका एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ रिसेशन, कि भैया जी 10% डिक्लाइन हो गई हमारी जीडीपी, एकदम इकोनॉमी की हालत खराब है, डिप्रेशन चल रहा है इकोनॉमी में आपके। आइए, अब ये हमारे कुछ कर्व होते हैं जो आपके रिलेशन बताते हैं दोस्तों। जैसे एक हमारा होता है फिलिप कर्व, जो बताता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में रिलेशन, जो मैंने आपको बताया कि जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। इसलिए देखो इसका मैप आपका ऐसे है, कि जब आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, कम हो रहा है। तो ये आपका देखो मैप ऐसे है, ठीक। ये आप ऐसे याद कर लो कि जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो देखो इन्फ्लेशन कम हो रहा है, ठीक है। तो मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और बस एग्जाम में ये पूछेगा फिलिप्स कर्व रिलेशन किसके बीच में बताता है, तो फिलिप्स कर्व बताता है रिलेशन इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। आई, फिर एक हमारा एंजल कर्व है, जो बताता है आपका रिलेशन बिटवीन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कैसे करते हैं और वो इनकम के बेसिस पर कैसे चेंज होता है। इनकम ज्यादा होगा तो ज्यादा खर्च करेंगे, इनकम कम होगी तो कम खर्च करेंगे। ये आपका एंजल कर्व शो करता है। एंजल कर्व और फिलिप्स कर्व, दो कर्व याद रखेंगे। अब जरा हम आते हैं पेपर क्वेश्चन पर। ये आपके सीडीएस 2024 का सवाल है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 31। अब हम आते हैं पीवाईक्यूज पर।